हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में एन एस एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोस। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई बैलेंस शीट हमें इस तरह के क्वेश्चंस में दे रखी होगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आइटम इसमें से ऐसी हैं जो कि पार्टनर के प्रॉफिट से निकाली गई हैं या पार्टनर के प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, उनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जिसमें कि यहाँ पर एक जनरल रिजर्व है बेटा, जो कि प्रॉफिट में से निकाला जाता है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक एसेट साइड पर पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा, ये लॉस दिखा रहा है क्योंकि ये एसेट साइड पर, जब भी एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लॉस होता है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पर होता तो ये हमारा प्रॉफिट होता। चलिए अब इसके आगे क्या बोला है कि जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट debtors of rupees 6,000 will be written off as bad debt and provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, एक तो 6,000 रुपीज के डेटर्स को बैड डेट में कन्वर्ट करना है। पहली बात, यहां पर एक लॉस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो डेटर्स बच जाते हैं उनका एक प्रोविजन बनाना है 5% का। उसके बाद है बेटा, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेटेंट्स हैं यहाँ पर, ये पेटेंट्स हैं, ये खत्म हो जाएंगे और मशीन और जो बिल्डिंग है उनको डेप्रिशिएट कर देंगे 5% से। यानी यहाँ पर पूरा का पूरा टोटल लॉस की बात की जा रही है अभी तक। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ रुपीज 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। और देखिए यहाँ पर एक और नई लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये एक ऐसा लाइबिलिटी है जो कि पहले से रिकॉर्डेड नहीं था, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना होगा। एन एंड एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3 एंड गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 90,000। तो 90,000 रुपीज की हमारी गुडविल की वैल्यूएशन भी है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट भी देखना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज को पास कर करके दिखाना बेटा। चलिए इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, जल्दी से उसको सुनते हैं और फिर आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अन अकेडमी आपके लिए लाया है सुपर कमांडोस। जी हाँ, ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराएगा, ताकि आप मई 2022 के अटेम्प्ट को इजीली क्रैक कर सके। ये बैच जो एक प्लस बैच है, स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से बेटा। ये एक कंप्रीहेंसिव बैच होगा जिसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मेंटर करने वाले हैं, आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ होंगे आपके पास। इस सब्सक्रिप्शन में आप सभी एडुकेटर्स के नोट को भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हर 4th सेशन होगा वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जो कि आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर आपको ऑन द गो नोट्स भी मिलेंगे जो सीए फाउंडेशन के लिए हैं। उसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, कलरफुल नोट्स होंगे जिसमें एनिमेशन, चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, समरी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत कुछ मिलने वाला है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन को आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर आपको मिल रहा है। सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट को भी क्लब करके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा। तो चलिए अब तैयार हो जाइए और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को, जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए होगी। अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर करके ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते समय आपको मेरा कोड जो कि नीरज 2022 है, और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स दे रखी हैं, उसे यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें यहां पर देखो, करनी तो हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज को पास है, लेकिन उन जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए कुछ एक वर्किंग्स हमें जरूर करनी पड़ेंगी। जैसे कि गुडविल के लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन तो दे रखी है, लेकिन किस किस पार्टनर ने कितना कॉम्पनसेट करना है रिटायरिंग पार्टनर को, हमें पहले तो वो निकालना पड़ेगा।
साथ ही साथ एक छोटी छोटी कैलकुलेशंस और होंगी जो कि हम लोग जर्नल एंट्री के टाइम पर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी एक वर्किंग कर करके अलग कर लेते हैं, सो दैट उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली उसकी जर्नल एंट्रीज पर फोकस कर सकें। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 कर रहे हैं यहाँ पर। तो जी जो रिटायर हो रहा है बेटा, हम सबसे पहले उसका शेयर देख लेते हैं गुडविल में कितना है। तो यहाँ पर जीज शेयर इन गुडविल कितना होने वाला है, ये हम लोग एक छोटा सा रफ में वर्किंग कर रहे हैं। तो ये है हमारा जो 90,000 रुपीज़ का गुडविल हमें दे रखा है, फर्म का जो वैल्यू होकर के आया है, उसमें जी का जो शेयर है वो 5/10 है, यानी कि 45,000 रुपीज़ गुडविल का जी का बनता है बेटा, जो हमें उसको पे करना है। अब कौन पे करेगा? अब यहाँ पर जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर हैं वो एन और एस हैं, जो कि अपने अपने गेनिंग रेशियो में इसको कंपनसेट करेंगे। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एन का जो गेन होने वाला है पहले वो निकालते हैं। तो एन गेन्स कितना होगा बेटा? अब गेन निकालने के लिए आपको मालूम है कि न्यू में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा। तो न्यू रेशो कितना दे रखा है हमारे पास? न्यू रेशो दे रखा है 2/5, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो जो कि इसका था 2/10। ये हमें क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे रखी हैं बेटा, राइट। यहाँ देखो, अगर एक बार आपको देखना चाहो तो क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एन और एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशो 2:3। तो यहाँ पर 2/5 और 3/5 इनका न्यू रेशो है, और जो ओल्ड रेशो है वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 235 दिया हुआ है। तो बस उसी के बेसिस पर अब यहाँ पर इसका गेन निकल जाएगा यहाँ पर। तो जब गेन की बात हो रही है तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4 - 2, दैट इज 2/10। तो ये तो हो गया एन का गेन। इसी तरह से आपको एस का भी गेन निकालना है। तो एस का कितना गेन निकल रहा है बेटा? एस के गेन की बात करें तो 3/5 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, माइनस कर देंगे इसमें से ओल्ड जो कि है बेटा 3/10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 आ गया, 6 - 3 दैट इज 3/10। तो इनका जो गेनिंग रेशो हमने कैलकुलेट किया बेटा वो किया 2:3। तो ये इनका 2:3 गेनिंग रेशो आ गया। हमें इसी रेशो में अब कंपनसेट करना है जी को, राइट, जो उसका गुडविल का पार्ट होगा। तो एक तो कैलकुलेशन हमारी जो जरूरी थी वो हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं इतना स्पेस छोड़ देता हूं, इसकी वर्किंग यहां पर बाद में हम कर लेंगे। अब हम लोग स्ट्रेट अवे अपनी जर्नल एंट्रीज को शुरू कर देते हैं। और याद रखना बेटा, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जो सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने के लिए आएगा, या कोई भी जर्नल एंट्री आपको बनानी होगी, तो आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आपको उसे अपने फॉर्मेट में डालना है विद ए प्रॉपर नरेशन। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे एग्जाम्स पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री के साथ। जब मैं बात करता हूं जर्नल एंट्री की, सबसे पहले देखिए आपके पास दो चीजें हैं जर्नल एंट्रीज की। एक तो ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, और दूसरा ये जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर जो जो से आइटम्स हमारे पार्टनर से रिलेटेड हैं उनको भी हम लोगों को जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जर्नल रिजर्व है हमारे पास 90,000 रुपीज़ का। अभी आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी बैलेंस शीट के अंदर जर्नल रिजर्व होता है तो वो हम लोग पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। उसमें सभी पार्टनर्स इंक्लूड होंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी हम लोग उसका जनरल रिजर्व का हिस्सा पे करेंगे, और वो इनके ओल्ड रेशो में पे करते हैं। तो बस इसकी एक जनरल एंट्री जल्दी से पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास हो रही है वो हो रही है बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू। अब कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे पास है एन का कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, एस के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है जनरल रिजर्व को, और जी के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट करना होगा। जितना जितना इनका शेयर था उसके हिसाब से हम लोग इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है हमारे पास वो 90,000 रुपीज़ दे रखा है बेटा बैलेंस शीट के अंदर, राइट, जो हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व। अब इस 90,000 रुपीज़ को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये 90,000 इंटू जो एन का ओल्ड रेशो है, जो एन का शेयर दे रखा है बेटा वो दे रखा है 2/10। तो इसको 2/10 के हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। इसी तरह से एस की बात करें तो ये 90,000 रुपीज़ में से एस को कितना मिलेगा? इसका जो शेयरिंग रेशियो था 3/10 था। और इसी तरह से जी, जिसको इस 90,000 रुपीज़ में से इसका हिस्सा जो कि 5/10 था बेटा वो मिल जाएगा। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो एन को जो हमारे पास
शेयर बन करके आ रहा है इसका, वो कितना बन करके आ गया बेटा, वो आ गया 18,000 रुपीज। इसी तरह से एस की अगर बात करें तो एस को यहां पर मिल जाएगा 27,000 रुपीज और जी को मिल जाएगा 45,000 रुपीज का अमाउंट, 45,000 रुपीज का अमाउंट। तो ये हो गई हमारी एक जर्नल एंट्री जिसमें हमने क्या किया, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर हमने इनको जनरल रिजर्व वापस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो इन्होंने अपने प्रॉफिट में से कभी निकाला होगा, राइट। अब अगली बात जो करनी है वो हमारे पास है इनका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एसेट साइड में हमारी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो उसको भी हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वो एसेट साइड पर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब लॉस है। और इस लॉस की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एन का कैपिटल अकाउंट पहले डेबिट हो जाएगा, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, टू जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है एसेट साइड पर, वो कितना अमाउंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बेटा हमारे पास 75,000 रुपीज का। तो ये 75,000 रुपीज अब डेबिट हो जाएंगे इन तीनों पार्टनर्स को, और तीनों पार्टनर के कौन से रेशो में, जो ओल्ड रेशो था इनका, क्योंकि ओल्ड रेशो का ही इनका पुराना ही ये प्रॉफिट या लॉस है जिसको हम लोग उनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बस यहाँ पर इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 75,000 रुपीज़ का 2/10, सिमिलरली 75,000 रुपीज़ का 3/10 एंड 75,000 रुपीज़ का 5/10। इस तरह से आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पहले इसको देखते हैं, एन को कितना मिला, एन को मिल जाएगा 15,000 रुपीज़। इसके बाद 22,500 रुपीज़ बन रहा है बेटा एस का, और जी का जो बनेगा वो बन जाएगा 37,500 रुपीज़ का अमाउंट। और इस तरह से आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस दिखाई दे रहा था आपकी बैलेंस शीट में, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी हमारे पास लॉस दिखाई दे रहा था वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके अकाउंट को डेबिट कर करके। चलिए, तो ये तो हो गई बात जो हमारी बैलेंस शीट में बच्चे दे रखी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके बाद जो हमारे पास ये कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, हमें इनको एक एक करके समझना है। अब इसमें देखेंगे अगर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इसमें बोला है जो डेटर्स हैं उसमें से 6,000 रुपीज़ के डेटर्स तो बैड डेट हो गए। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं 6,000 रुपीज़ के, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहली जनरल एंट्री हम लोग इसकी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस में एंट्रीज हो रही हैं, तो थर्ड जनरल एंट्री बनेगी इसमें, जिसमें आपने क्या किया, एक बैड डेट की एंट्री कर दी। तो आपके पास बैड डेट अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो गया, राइट। और कितने अमाउंट से हो गया, बैड डेट अमाउंट हो गया हमारा ये 6,000 रुपीज़ का। और इसको कहाँ से कम करना है आपको, इसके वजह से हमारे जो डेटर्स हैं बेटा, जो डेटर्स हैं वो कम हो गए। तो डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपीज़ से। एक काम तो आपने ये कर दिया जिसमें आपने क्या लिखा, बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, राइट। तो एक काम तो हमने ये कर दिया। ये इस जो ट्रांजैक्शन का इस एडजस्टमेंट का एक पार्ट था बेटा, ये तो हमने एक पार्ट कर लिया। अब देखो इसके अगले पार्ट में क्या करता है, एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। इसका मतलब पहले से हमारे पास एक प्रोविजन बना हुआ है। यहाँ देखो, ये प्रोविजन एक ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। हमें क्या करना है, इस प्रोविजन को मेंटेन करना है। किस तरह से, जितने भी हमारे डेटर्स हैं उसके 5% के हिसाब से। तो अब जरा इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो इसको कैसे करना है, एक बार ध्यान से इसकी वर्किंग को पहले आप समझना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आती है, तो इसलिए एक बार बहुत ध्यान से इसको समझ लो एक बार के लिए, राइट। देखो आपके पास यहाँ पर डेटर्स थे पहले से। अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो आपके पास कितने के डेटर्स गिवन है बेटा, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ के डेटर्स गिवन है, जिसमें से आपका बैड डेट रिकॉर्ड हो गया। इसमें से कुछ बैड डेट हो गए कितने के, 6,000 रुपीज़ के। यानी जो अब आपके पास रिमेनिंग डेटर्स बच गए वो कितने के बच गए, वो बच गए 1,29,000 रुपीज़ के। 1,29,000 रुपये का अब हमारे पास डेटर्स हैं बेटा। अब ये हमारे पास जो इफेक्टिवली अब जो डेटर्स बचे हैं आफ्टर बैड डेट वो ये बचे हैं।
हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है डेटर्स का 5%। तो बेटा डेटर्स जो लेंगे, अब जो डेटर्स बच गए हैं हम उसका 5% लेंगे। हम जब इसका 5% लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6450। तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करके रखना है। ये बात हमें बोली गई है कि अब जो हमारा प्रोविजन होना चाहिए वो इन डेटर्स का 5% यानी 6450 वैल्यू का होना चाहिए। अब एक्चुअली सिचुएशन है क्या अभी के लिए, अभी के लिए जो मेरे पास प्रोविजन है, जो मेरे पास प्रोविजन गिवन है बेटा वो कितने का गिवन है, वो गिवन है 15,000 रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है इससे। तो मैंने क्या करना है, मुझे इस प्रोविजन में से सिर्फ रिटेन कितना करना है, हमें कितना रिटेन करना है, 6450 ही तो रिटेन करना है। बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो अमाउंट है, बाकी कितना अमाउंट बच गया, बाकी का अमाउंट बच गया बेटा 8550। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मुझे अब ज़रूरत नहीं, मुझे ये यहाँ से हटा देना है। यानी मेरा जो प्रोविजन है उसमें से मुझे 8550 का अमाउंट हटा देना है। चलिए एक बात तो यहाँ पर समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी जर्नल एंट्री को साथ साथ शुरू कर दूँ तो उसको लिखना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी जिसमें हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको अब हमें डेबिट करना है। कितने अमाउंट से, इस अमाउंट, देखो ना प्रोविजन का जो नेचर है वो क्रेडिट में होता है, राइट, वो हमारी एक लायबिलिटी है। तो वो लायबिलिटी अब कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 8550 से। ये समझ में आ गया आपको कि 8550 कैसे है। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास 15,000 रुपये का प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, जिसमें से मुझे अब क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ 5% ऑफ डेटर्स ही मेंटेन करके रखना है। तो यानी ये जितना मेरा प्रोविजन है वो तो बहुत ज़्यादा है इस अमाउंट से। तो जितना ज़्यादा है ये जितना अमाउंट ज़्यादा है उस अमाउंट को मुझे अब यहाँ से हटा देना है प्रोविजन से। तो प्रोविजन मेरा कम हो जाएगा 8550 से। तो उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको कम करने के लिए उसको डेबिट कर देते हो। तो आप यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड। और कितना अमाउंट आपने कैलकुलेट किया जो आपको कम करना है, 8550 का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 8550। अब ये जो अमाउंट है ये कहाँ चला गया बेटा, ये कहाँ चला गया। देखो सबसे पहली बात, आपने इससे पहले एक बैड डेट रिकॉर्ड किया था 6000 रुपीज़ का, आपने एक लॉस अपने यहाँ पर बुक्स में लिखा, लेकिन इस लॉस को आप यहाँ से हटाओगे क्योंकि इसके लिए ही तो आपने प्रोविजन बनाया हुआ होता है बेटा। फिर हम बैड डेट को लॉस में दोबारा से क्यों लेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस लॉस को हटा दूंगा इस अमाउंट में से। तो मैंने क्या लिखा, टू बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट अकाउंट। और ये कितना है मेरा, 6000 रुपये। ये 6000 रुपीज़ तो मेरा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। मतलब जो मेरा एक्सेस प्रोविजन था मेरे पास उसमें से ये 6000 रुपये तो मैंने अपने इस लॉस को कवर करने में लगा दिया। अब मेरा ये लॉस खत्म हो गया, यहाँ पर इस प्रोविजन में एडजस्ट हो गया। फिर भी उसके बाद मेरे पास कुछ अमाउंट बच गया। वो कितना बच गया, वो अमाउंट बच गया 2550 का। ये जो अमाउंट मेरे पास अब बच गया बेटा ये मेरा प्रॉफिट है, ये मुझे गेन हो गया। ये इस चेंज से मुझे गेन हो गया। क्योंकि ये गेन हो गया तो इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगा बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है कि जो भी गेन होता है वो हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहले आपने बैड डेट किया, बैड डेट रिकॉर्ड किया। अब इस बैड डेट को आपने अपने प्रोविजन में से हटा दिया, प्रोविजन में एडजस्ट कर लिया। अब प्रोविजन में एडजस्ट होने के बाद ये 6000 रुपीज़ का जो प्रोविजन है आउट ऑफ 15,000 वो कंज्यूम हो गया। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 6450 एस, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 5% ही मेंटेन करना है। ये देखिए जो मेरा टोटल डेटर्स बच गए अब 1,29,000 रुपीज़ के, इसका 5% यही चाहिए मुझे प्रोविजन सिर्फ। तो यही प्रोविजन मैंने रखा और बाकी के प्रोविजन को मैंने डेबिट कर दिया। और उस डेबिट अमाउंट में से 6000 रुपीज़ तो बैड डेट में एडजस्ट हो गया और बाकी का जो बचा हुआ पैसा था वो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा एज एन गेन। ठीक है, ये मेरा पैसा ये मुझे यहाँ पर एक फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर मुझे एक गेन हो रहा है जो कि मेरा प्रोविजन जो है कम हो रहा है इसकी वजह से। तो बस यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन्ड एट 5%,
राइट। तो इस तरह से करके आपने एक यहाँ पर नरेशन करी, और ये दोनों एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है, जरा सा भी माइंड में डाउट है, एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे कर करके दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को समझ लो, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बोला है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो पेटेंट्स जो है हमारे यहाँ पर, ये जो पेटेंट्स है 90,000 रुपीज का जो वैल्यू दिखा रहा है, ये हमारा जीरो हो गया। रिटर्न ऑफ का मतलब, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि किसी एसेट का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो ये कंपनी के लिए नुकसान की बात है कि पेटेंट उसके खत्म हो गए। चलिए एक ये नुकसान हो गया। फिर आगे बोल रहा है स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, यानी ये स्टॉक, ये मशीनरी और ये बिल्डिंग, ये तीन एसेट, और यानी पेटेंट्स तो पहले ही से था, उसके अलावा 3%। ये जो चारों एसेट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो चारों एसेट्स नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहे हैं बेटा रिवैल्यूएशन के टाइम पर। पेटेंट तो पूरी तरह से नुकसान हो गया, मशीनरी का, स्टॉक का और बिल्डिंग का 5% से डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो कम कुल मिलाकर के चारों के चारों लॉस हो रहे हैं। और जब भी एसेट्स का लॉस होता है तो आपको अच्छे से मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यस डेबिट होता है। तो यहां पर अपनी जो अगली एंट्री अब हमें करनी है वो क्या करनी है, चलो अगली एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 5 होगी हमारी जनरल एंट्री नंबर। तो चलो यहां पर एक जल्दी से आप जनरल एंट्री यहां पर नोट करेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको यहां पर अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब किस किस को क्रेडिट करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पेटेंट्स, तो पूरी तरह से पेटेंट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो पेटेंट अकाउंट 90,000 रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है हमारी बैलेंस शीट में, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक की बात बोली है जो कि 5% रिड्यूस करना है। और अगर आप स्टॉक की वैल्यू देखेंगे तो स्टॉक हमारे पास गिवन है बेटा 1,50,000 रुपीज़ का। तो 1,50,000 रुपीज़ का आपको 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1,50,000 इंटू 5%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया 15 5 जा 75, 7,500 दो ही जीरो बची थी। तो 7,500 रुपीज़ से आपका स्टॉक भी डेप्रीशिएट हो गया। इसके अलावा अगला जो है हमारे पास मशीनरी की बात बोली गई है, तो चलिए मशीन को भी डेप्रीशिएट कर देते हैं। तो मशीन अकाउंट भी डेप्रीशिएट हो जाएगा 5%। और मशीन की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो गिवन है 4,50,000। 4,50,000 इंटू 5%, तो इसका 5% से अगर मैं डेप्रीशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 45 5 जा, तो ये हो जाएगा 22500 राइट। तो मशीन अकाउंट को यहां से आपने क्रेडिट किया। और एक और अकाउंट जो इसमें बोला है वो बिल्डिंग बोला है बेटा, तो यानी बिल्डिंग अकाउंट भी आपका 5% से डेप्रीशिएट हो रहा है। और बिल्डिंग की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3 लाख। तो 3 लाख का 5% आपको निकालना है पहले, और 3 लाख का 5% आ गया 15,000 रुपीज़ आपका बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के आपके सारे एसेट्स में डेप्रीसिएशंस लगे हैं या वो राइट ऑफ हुए हैं। और टोटल जब इसका आप करोगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा, तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 रुपीज़ से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। और इसकी नरेशन आप लिख देंगे बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड राइट। तो यहां पर हमारे एसेट्स को भी रिवैल्यूएशन कर दिया हमने, और सभी के सभी एसेट्स में क्योंकि नुकसान हुआ था इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहां पर डेबिट किया। चलिए तो ये वाली एंट्री भी आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में देखें क्या होता है। नेक्स्ट बोल रहा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब एक क्रेडिटर है जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है कभी बुक्स के अंदर, तो ये अनरिकॉर्डेड है। तो ये आज हमें पता चला कि 30,000 रुपये का क्रेडिटर और भी है जिसको हमने अपनी लाइबिलिटीज में कभी लिखा ही नहीं। तो अब हम इसको लिखना पड़ेगा, यानी एक और लाइबिलिटी बढ़ गई। और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब कंपनी को यानी फर्म को लॉस हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर आपकी एक और जो जनरल एंट्री बन के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिर से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा टू क्रेडिटर्स।
टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है हमारे यहाँ पर 30,000 रुपीज़ के, और यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन में बेटा फिर 30,000 रुपीज़ से ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक लॉस है। तो जो भी लॉस होता है वो हमारा 30,000 रुपीज़ का जो भी लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसमें भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए बस इसको भी अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसका एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड। राइट, चलिए तो बस अब इसके बाद देखें जरा आगे क्या है। देखिए आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर गुडविल के ट्रीटमेंट की बात की गई है। अब क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन की और कोई बात नहीं है, यानी ना तो अब कोई एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ना ही लायबिलिटी के वैल्यू में कहीं कोई चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको अब हम लोग एसेस करेंगे और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन जनरल एंट्रीज को, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पर एक जगह पर सिर्फ हमें फायदा नजर आ रहा है, जो कि क्रेडिट हुआ है जहां पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन सारी की सारी जनरल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक एक ही जगह पर क्रेडिट हुआ है, जिसकी वैल्यू है 2550। राइट, और अगर मैं बात करूं डेबिट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दो जगह पर डेबिट हो रहा है। एक जगह 1,35,000 रुपीज से और एक हो रहा है 30,000 रुपीज से। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो रिवैल्यूएशन में लॉस ज्यादा हो रहा है। राइट, तो इसका भी एक छोटा सा वर्किंग करके देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना लॉस है, ताकि हमें पता चल जाए और उसके हिसाब से हम लोग उसकी जनरल एंट्री को पास कर सके। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं रिवैल्यूएशन जो डेबिट साइड पर है, तो डेबिट साइड पर जो हमारी आइटम्स आ रही हैं वो आ रही है 1,35,000 और 30,000 रुपीज की। तो पहले तो इनको लिख लेते हैं हम लोग, 1,35,000 प्लस 30,000। राइट, तो इसका जो टोटल बन गया वो कितना बन गया, 1,65,000। और जो क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन की वैल्यू थी वो सिर्फ एक ही थी, वो है 2550 की। तो 2550 का यहां पर हमारे पास प्रॉफिट है। तो यानी जो टोटल लॉस हो गया वो कितने का हो गया, वो हो गया बेटा 1,62,450। 1,62,450। तो 2550 का यहां पर जो फायदा हुआ था उसको हम लोगों ने इस टोटल लॉस में से कम कर दिया। तो टोटल अब जो लॉस बच गया वो 1,62,450 का बच गया। तो बस अब इसी से रिलेटेड अब आपकी एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो क्या होगा जनरल एंट्री में, जो हमारी 7th नंबर जनरल एंट्री यहाँ पर आ रही है उसमें, अब क्योंकि ये लॉस हुआ है तो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं बेटा, उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, और जी जो है उसका भी कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन। तो जब भी लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट्स को आपको डेबिट कर करके वो लॉस उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और जो रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस आया है वो 1,62,450 का है। तो 1,62,450 रुपीज़ का लॉस अब हम लोग इन तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जब आप इसको बांटेंगे तो इनके ओल्ड रेशो में बटेगा बेटा ये। तो 1,62,450 इंटू 2/5, जिसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 32,490 रुपीज़। इसी तरह से 1,62,450 इंटू जो इसका एस का ओल्ड रेशो है वो है 3/5। तो इसके हिसाब से जो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 48,735। और 1,62,450 के लॉस को 5/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 81,225। बस बेटा, तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का काम। तो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट एक करना है सबसे पहले। तो चलो गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, एंट्री नंबर 8, इसमें क्या होगा, हमने यहां पर अभी देखा कि यहां पर ये जो गुडविल है, इस गुडविल के ट्रीटमेंट के हिसाब से जो जी रिटायरिंग पार्टनर है उसको आपने 45,000 रुपीज पे करने हैं, और ये 45,000 रुपीज
एन और एस अपने इस गेनिंग रेशो यानी 2:3 में ही करेंगे, राइट। तो बस अब आपको यहां पर ये निकाल देना है। तो इसका मतलब यहां पर एन का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसी तरह से एस का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा बेटा। और किस वैल्यू से ये क्रेडिट होगा, जो जी का अकाउंट है तो जी कैपिटल अकाउंट को आप 45,000 रुपीज पे करने वाले हैं, इसकी गुडविल का शेयर जो बन रहा है। और इस 45,000 रुपीज को एन और एस अपने गेनिंग रेशो जो कि 2:3 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, उसमें ये कंपनसेट करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 45,000 रुपीज में 2/5 और 45,000 रुपीज का 3/5 ये दोनों पार्टनर्स इस तरह से यहां पर देने वाले हैं। तो इसमें 18,000 रुपीज तो एन को कंपनसेट करना है और 27,000 रुपीज एस कंपनसेट करेगा जी को। तो यहां पर जो हमारी नरेशन आ गई बीइंग गुडविल कंपनसेटेड, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड, खत्म हो गया बेटा। बस अब लास्ट क्या करना है आपको, बिल्कुल एंड में आ गए अब आप लोग। अब देखिए एंड में क्या होता है, एक एंट्री अब आपकी यहां पर होनी है जब हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी जो जी है इसका हिसाब किताब खत्म करेंगे। अब इसको जितना पैसा इसका बनता है वो सारा का सारा पैसा हमें इसको यहाँ पर पे कर देना है बेटा। इसको करने के लिए अब आपको एक छोटा सा और वर्किंग करना पड़ेगा ताकि आप ये जान सकें कि जी का एक्चुअल में टोटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना बनता है उसको देना, राइट। तो उसको देखने के लिए एक छोटा सा उसका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि उसको कितना अमाउंट हमारे को देना बनता है। तो चलिए देखते हैं कि वो वर्किंग नोट या फिर वो जो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है वो कैसे बनेगा बेटा। तो चलिए बेटा, अब यहाँ पर ये जो जी का कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं एज एन वर्किंग नोट, तो इसको आप लिख देंगे कि ये वर्किंग नोट है। आप अपने इसके एग्जाम में भी दिखा सकते हैं एज एन वर्किंग नोट। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी कैपिटल अकाउंट में आपको लेके आना होता है इनके बैलेंसेस को। तो सबसे पहले हम लोग जी का बैलेंस जो था हमारे पास गिवन हम उसको लेकर के आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं इसका बैलेंस कितना है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जी को 4,50,000 रुपीज के बैलेंस के साथ बताया गया, राइट। तो इसका जो बैलेंस है वो 4,50,000 रुपीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4,50,000 रुपीज का यहाँ पर बैलेंस लेकर के आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपने इस क्वेश्चन में जितनी जगह पर जी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया वो सारी बातों को अब यहाँ पर आपने रिफ्लेक्ट करना है। तो चले देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हुई थी हमारी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के बीच में, जिसमें जी के कैपिटल अकाउंट में 45,000 रुपीज क्रेडिट हुआ था बेटा। तो यहां पर 45,000 रुपीज क्रेडिट हो रहा है और ये किस नाम से हुआ था बेटा, ये हुआ था जनरल रिजर्व के नाम से, राइट। तो एक तो यहां पर हमने ये जनरल रिजर्व यहां पर डाल दिया। दूसरी बात देख लेते हैं आगे कौन सी एंट्रीज हमने करी थी। यहां पर नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखेंगे तो जी के कैपिटल अकाउंट को यहां पर हमने डेबिट किया हुआ है 37,500 से। किससे बेटा, ये जो इनका एक्यूमुलेटेड लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस एक्यूमुलेटेड लॉस को हमने को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहां पर ये जो 37,500 रुपीज है इससे जी का अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर किया है। तो ये एक हमारे पास एंट्री आ गई। आगे देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। अगली एंट्रीज में यहां पर कहीं पर भी जी के कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है हमने। और अगर आप देखें आगे तो यहां देखें बेटा, यहां पर देखें, यहां पर क्या किया था हमने, यहां पर जी के कैपिटल अकाउंट को फिर से एक बार डेबिट किया हुआ है। किस वजह से, क्योंकि जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो रिवैल्यूएशन के लॉस को भी अब हमें यहां पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 81,225 से। तो चलिए यहां पर हम इसको डेबिट कर देते हैं 81,225 रुपीज से। और ये है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस आया था हमारे पास जिसकी वजह से हमने इसके अकाउंट को डेबिट किया। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली हैं। आगे देख लेते हैं और कोई एंट्री तो नहीं है हमारे पास। बस बच्चे इसके अलावा अब हमारे पास एक ही और एंट्री है जो कि अभी हम लोगों ने यहां पर किया है, जिसमें गुडविल का कंपनसेशन जी को दिया गया है जो कि 45,000 रुपीज का। और ये 45,000 रुपीज कैसे मिल रहा है, ये 45,000 एन और एस अपने अकाउंट्स में से दे रहे हैं। तो यानी एन के कैपिटल अकाउंट से 18,000 रुपीज और एस के कैपिटल अकाउंट से 27,000 रुपीज जी को मिल रहा है। तो बस यहां पर हम लोग इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
एन के कैपिटल अकाउंट से इसके पास जो आ गया है वो आ गया है 18,000 रुपीज़ का अमाउंट बेटा। और इसी तरह से एस के कैपिटल अकाउंट से भी कुछ अमाउंट आया है जो कि था 27,000 रुपीज़। ये 27,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ आ गया। बस बच्चे, यहाँ तक हम लोगों ने सारी एंट्रीज चेक कर ली है कि जी के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट या क्रेडिट हुआ था। अब हम लोग इस अकाउंट को फाइनल कर सकते हैं। देखिए क्या होगा इसको फाइनल करके। तो सबसे पहले अगर मैं इसका टोटल करूँ तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 5,40,000 रुपीज़ का। ये 5,40,000 रुपीज़ का टोटल आपका इस तरफ आ गया। तो ये यहाँ पर भी आप इसको सेम लिखेंगे तो 5,40,000 और इस 5,40,000 में से 37,500 और 81,225 को मैंने माइनस किया जब, तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया बेटा, ये जो बैलेंस बच गया वो बच गया 421,275 का। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो, 5,40,000 में से आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 4,21,275। और ये जो अमाउंट है ये हमारे अब कैपिटल का बैलेंस बनता है। बट क्योंकि ये पार्टनर अब रिटायर हो रहा है, हम इसको बैलेंस नहीं लिखेंगे, हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे जी के लोन अकाउंट में बेटा। तो ये अब हमने यहां पर क्या कर दिया, जी के लोन अकाउंट में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। और इससे क्या हुआ कि ये जो कैपिटल अकाउंट था वो खत्म हो गया। अभी इसका बैलेंस खत्म हो गया, ये बैलेंस जितना भी था वो मैंने यहां से हटा करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये बैलेंस अब खत्म हो चुका है। तो बस बेटा ये काम खत्म हो गया। ये हमें पता चल गया कि जी के लोन अकाउंट में 4,21,275 रुपीज़ का अमाउंट जाना है। तो बस अब इसी बात को अब हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट करना है अपनी। तो यहाँ पर एक जो फाइनल जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी कि हमने जी के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो जीज कैपिटल अकाउंट को अब हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसको डेबिट कर दिया है। हमारे पास जितना भी बैलेंस बचा था, और वो बैलेंस कितना बचा है बेटा, वो बैलेंस बचा है 4,21,275, 4,21,275 और ये कहाँ डाला है आपने इसको, ये हमने डाला है जी के लोन अकाउंट में, जीज लोन अकाउंट। तो जी के लोन अकाउंट में 4,21,275 की एंट्री आपने यहाँ पर कर दी है। तो बस यहाँ पर ये भी हमारा लास्ट एंट्री खत्म हो गया, बीइंग कैपिटल बैलेंस ऑफ जी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पर। बस इस क्वेश्चन में इतना ही आपको करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।